हेलो स्टूडेंट्स, आज इस स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी लेक्चर का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कौन कौन सी ड्रग इंटरेक्शंस होती हैं और एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज पार्ट सेकंड में हम आगे देखने वाले हैं और कौन कौन सी ड्रग्स होती है जिनके इंटरेक्शंस हमें याद होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट ड्रग से जो पूछी जाती है नॉर्सेट में, और वो है डिजॉक्सिन। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं बच्चे। डिजॉक्सिन की बात करें तो डिजॉक्सिन में सबसे फर्स्ट आता है ग्रेप फ्रूट जूस से हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले ग्रेप फ्रूट जूस का देखते हैं। ग्रेप फ्रूट जूस की बात आती है जब बच्चे, तो ग्रेप फ्रूट जूस में एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रेप फ्रूट जूस को कभी भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ मत दीजिएगा बच्चे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होते हैं? जैसे एम्लोडिपिन, वेरापामिल, ये ड्रग्स होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इनके साथ कभी भी ग्रेप फ्रूट जूस नहीं दिया जाता। या फिर अगर मरीज को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चल रही है, वो क्वेश्चंस में आपको बता दे, एक पेशेंट को एम्लोडिपिन चल रही है, वेरापामिल चल रही है, तो कौन सा जूस पीने के लिए अवॉइड करने को बोलेंगे? आंसर जाएगा ग्रेप फ्रूट जूस। अब इसका रीज़न क्या है बच्चे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं बच्चे? हमारे शरीर में बीपी को क्या करते हैं? कम करते हैं। अब ये जो ग्रेप फ्रूट जूस है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के जो मेटाबॉलिज्म है, जो ये टूटता है, उसको रोक देता है, उसको स्लो कर देता है। यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है ग्रेप फ्रूट जूस। और जब इसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का, तो इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी, और जब इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी तो हमारा बीपी और कम होगा। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है, वो अगर ग्रेप फ्रूट जूस भी कंज्यूम करें तो उसका बीपी बहुत ज़्यादा कम होने का रिस्क होता है। तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपने पेशेंट को एजुकेट करना है कि अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहे हो तो ग्रेप फ्रूट जूस साथ में ना लें। तो हमने उसका बीपी मॉनिटर करना है, क्योंकि हमें पता है कि बीपी कम हो सकता है। हमने उसे जूस लेने से अवॉइड करना है। नेक्स्ट, ग्रेप फ्रूट जूस को अगला क्वेश्चन आता है, ग्रेप फ्रूट जूस को कभी भी नहीं लेना है स्टेटिन्स के साथ। स्टेटिन्स कौन सी ड्रग्स होती हैं बच्चे? स्टेटिन्स ड्रग होती हैं वो ड्रग जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल है सिमवेस्टेटिन, एटोरवास्टेटिन। अगर आप में से कोई स्टेटिन ड्रग का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो काफ़ी बार पूछा जाता है, अगर किसी बच्चे को वो साइड इफेक्ट स्टेटिन ड्रग का आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि स्टेटिन ड्रग का एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट कौन सा है। फिलहाल देखिए, जब भी हम कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ लेते हैं उसके साथ हमें ग्रेप फ्रूट जूस नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या करता है, ये बच्चे ग्रेप फ्रूट जूस हमारी बॉडी में स्टेटिन्स के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, और जब स्टेटिन्स के लेवल हमारी बॉडी में बढ़ेंगे तो हमें मसल पेन होगा, किडनी डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको स्टेटिन लेने वाले व्यक्ति को बोलना है कि आपको ग्रेप फ्रूट जूस नहीं लेना है, और अगर वो ले रहा है तो आपको मसल पेन के लिए देखना है कि कहीं मसल पेन तो नहीं हो रहा है, कहीं वीकनेस तो नहीं हो रही है ना। तो इस चीज़ के लिए आपको ऑब्जर्व करना है। चलिए थर्ड नंबर के इंटरेक्शन पे आते हैं। हमें कभी भी, अगर आपको ये स्लाइड दिख नहीं रही है तो मैं कुछ देर के लिए अपने आप को शिफ्ट कर देता हूँ। चलिए, तो ग्रेप फ्रूट जूस को बेंजोडाइजेपिन्स के साथ कभी भी नहीं लेना है बच्चे। जो लोग डायज़ेपाम या मिडाजोलाम ले रहे हैं डिफरेंट साइकेट्रिक कंडीशंस या फिर डिफरेंट कंडीशंस के लिए, उनको कभी भी ग्रेप फ्रूट जूस नहीं लेने देना है। क्यों? क्योंकि ग्रेप फ्रूट जूस आप ज़्यादातर, नॉर्मली ये बात याद रखिएगा कि अगर ज़्यादातर दवाइयों के साथ ग्रेप फ्रूट जूस दिया जाए तो वो ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। अगर ड्रग की मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी तो वो बॉडी से बाहर लेट जाएगी, और अगर वो बॉडी से बाहर लेट जाएगी तो बॉडी में उसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए बेंजोडाइजेपिन क्या करती है बच्चे? सिडेशन कराती है, नींद लेके आती है। और अगर ग्रेप फ्रूट जूस उनके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा तो उनका अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा बेंजोडाइजेपिन्स का, और जब उनका लेवल बढ़ जाएगा तो हमें सिडेशन ज़्यादा होगा। इसीलिए जो लोग बेंजोडाइजेपिन्स ले रहे हैं उनके साथ ग्रेप फ्रूट जूस लेने के लिए अवॉइड करना है, वरना सिडेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, मॉसबी के पॉइंट्स है बच्चे, और ये आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे याद होने चाहिए अगर आपको फार्माकोलॉजी में मास्टर्स
हासिल करनी है। फार्माकोलॉजी अगर आप एज अ फार्मा स्टूडेंट पढ़ेंगे नर्सिंग में कोई फ़ायदा नहीं है, आप नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है बच्चे, ग्रेप फ्रूट जूस को कभी भी नहीं लेना है अम्योड्रोन के साथ। आप ये जानते होंगे अम्योड्रोन कौन सी ड्रग है बच्चे, एंटी रिदमिक ड्रग, यानी कि जो हमारे रिदम्स को कंट्रोल करती है वो वाली ड्रग है। अगर आप ग्रेप फ्रूट जूस लोगे सेम वही चीज़, ये अम्योड्रोन के मेटाबॉलिज्म को कम कर देगा। अगर मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अम्योड्रोन जब उसका असर ज़्यादा हो जाएगा तो हमें एरिथमिया का रिस्क है ना। तो नर्सिंग रोल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ईसीजी देखो, हार्ट रेट मॉनिटर करो। वैसे ही नेक्स्ट, ग्रेप फ्रूट जूस को कभी भी कार्बाजेपाइन के साथ नहीं लेना है। कार्बाजेपाइन किसकी ड्रग है बच्चे, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कार्बाजेपाइन के मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा और कार्बाजेपाइन का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से CNS टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। इसीलिए ड्राउजीनेस और कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ साइन, इसके लिए आपको ऑब्जर्व करना है क्योंकि यह CNS टॉक्सिसिटी के लक्षण है। तो ये जब भी आप याद रखें ग्रेप फ्रूट जूस दे रहे हैं, दूसरी ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, उसका असर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब बात करते हैं डिजॉक्सिन की। डिजॉक्सिन इंपॉर्टेंट ड्रग है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, जब भी किसी व्यक्ति को डाययूरेटिक्स दी जा रही है तो ध्यान रखिए अगर कोई पेशेंट डिजॉक्सिन नाम की दवाई ले रहा है तो उसे डाययूरेटिक्स मत देना, क्योंकि फ्रूजामाइड, थाइजाइड, ये जो डाययूरेटिक्स होते हैं बच्चे, ये हमारी बॉडी में से पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराती हैं, पोटेशियम को बाहर निकालती हैं। और ऐसे व्यक्ति में जिसको ऑलरेडी डिजॉक्सिन चल रही है उसमें ऑलरेडी खतरा होता है कि कहीं पोटेशियम कम ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही पोटेशियम कम होगा हमारी बॉडी में, हमें हो जाएगा डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी। हाइपोकैलिमिया डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी करवाता है, और हाइपोकैलिमिया कौन करवा सकता है, डाययूरेटिक, क्योंकि वो पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकाल रही है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जिसको डिजॉक्सिन चल रही है उसको डाययूरेटिक्स कभी भी मत देना। इसमें लिखा हुआ है पोटेशियम कम हो जाता है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बच्चे, अगर किसी व्यक्ति को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो रही है तो उसके क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, ये आप मुझे बताइएगा। दूसरा, आप मुझे बताइएगा डिजॉक्सिन का थेरेपेटिक लेवल कितना होता है। तीसरा, आप मुझे बताइएगा चिल्ड्रंस में, अडल्ट में नहीं बोल रहा हूँ, चिल्ड्रंस में कितने से कम हार्ट रेट में हम डिजॉक्सिन नहीं देंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपका रोल है कि आपको पोटेशियम का लेवल मॉनिटर करना है। क्यों, क्योंकि आप डाययूरेटिक्स दे रहे हो। हार्ट रेट मॉनिटर करना है क्योंकि आपको हाइपोकैलिमिया वगैरह भी हो रहा है यहाँ पर, है ना। और नोजिया, विजन के लिए देखना है। GI सिम्टम्स, पहला साइन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का। चलिए नेक्स्ट है, डिजॉक्सिन को कभी भी नहीं देना है ऐसी ड्रग्स के साथ जैसे कि वेरापामिल, अम्योड्रोन, क्विनिडिन, इनके साथ डिजॉक्सिन को नहीं देना है। क्यों बच्चे, क्योंकि रीनल एक्सक्रीशन, किडनी से जो एक्सक्रीशन होता है डिजॉक्सिन का, ये जो ड्रग्स होती हैं जैसे वेरापामिल, अम्योड्रोन, क्विनिडिन, ये इसको रोक देती हैं, डिजॉक्सिन का रीनल एक्सक्रीशन रोक देती हैं, जिसकी वजह से डिजॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है और हमें देखने को मिलती है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो ये ड्रग्स भी डिजॉक्सिन के साथ नहीं देंगे। मैं जो जो बोल रहा हूँ अपनी नोट्स की कॉपी में बनाते रहिए। फार्माकोलॉजी में सीरीज़ वाइज सीरीज़ आपको सारी करवा दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करवा दूंगा, मोर देन इनफ है नॉट सेट क्लियर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एस इनिबिटर। यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ नजर आएगा आपको। एस इनिबिटर्स जिसका एग्जाम्पल होता है कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, एस इनिबिटर को कभी भी स्पाइरोनोलैक्टोन के साथ नहीं देना है बच्चे। अब मेरी बात सुनो, जो एस इनिबिटर होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है बच्चे। ये उस एल्डोस्टेरोन जिसका नॉर्मल काम क्या होता है, बॉडी में से पोटेशियम को बाहर भेजना और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करना, ये नॉर्मल काम होता है एल्डोस्टेरोन का। ये एस इनिबिटर क्या करते हैं, इस एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक कर देते हैं। जब ये इसे ब्लॉक कर देंगे तो कि मुझे बताओ क्या पोटेशियम बाहर जाएगा बच्चे, नहीं। अगर पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा तो पोटेशियम सारा का सारा कहाँ रुक जाएगा, बॉडी में, और बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपरकैलिमिया। और अगर आप उसको साथ में स्पाइरोनोलैक्टोन भी दे रहे हो तो याद रखना वो कौन सी डाययूरेटिक है जो बॉडी में पोटेशियम को रोकती है, स्पाइरोनोलैक्टोन, पोटेशियम स्पायरिंग डाययूरेटिक। तो ये भी पोटेशियम के लेवल को बॉडी में बढ़ाएगी।
तो अगर 2 ड्रग किसी मरीज को दी जाए और दोनों के दोनों पोटेशियम की लेवल को बढ़ा रही है तो ऑटोमेटिकली उन दोनों को साथ में ना दे, पेशेंट में हाइपरकैलेमिया का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए एस इनहिबिटर और स्पिनोलेक्टोन को कभी भी साथ में नहीं देते, क्योंकि दोनों ही हाइपरकैलेमिया करवा सकती है। तो यहाँ पर देखो, एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको क्या ध्यान रखना है, सीरम पोटेशियम मेजर करते रहिए क्योंकि हाइपरकैलेमिया का रिस्क है। ईसीजी मॉनिटर करिए क्योंकि जब भी पोटेशियम बढ़ेगा ईसीजी में चेंजेस नजर आएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पोटेशियम बढ़ने के साथ ईसीजी में क्या चेंजेस नजर आते हैं और कैल्शियम कम होने के बाद ईसीजी में क्या चेंज नजर आते हैं, ये भी बताइएगा। मसल वीकनेस, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। जब भी हाइपरकैलेमिया होता है, ये बात ध्यान रखना, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, जब भी हाइपरकैलेमिया होता है उस कंडीशन में मसल वीकनेस देखने को मिलती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने हाइपरकैलेमिया में मसल वीकनेस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे माओ इनहिबिटर की। माओ इनहिबिटर क्या होते हैं बच्चे, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, डिप्रेशन की दवाई है। अब पहले इसकी कहानी सुनो। जो माओ होते हैं बच्चे, मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं बच्चे, ये हमारे शरीर में मौजूद एक केमिकल होता है टायरामिन। ये क्या करते हैं, उस टायरामिन को ब्रेक करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इस व्यक्ति को डिप्रेशन के लिए माओ इनहिबिटर नाम की ड्रग देते हैं, आई यानी मोनोअमीन ऑक्सीडेज नाम का जो एंजाइम है, अब हम उसको इनहिबिट कर रहे हैं, तो क्या अगर मैंने इसको रोक दिया तो क्या ये अब टायरामिन को ब्रेक कर पाएगा? नहीं। इसी की वजह से जब टायरामिन ब्रेक नहीं होता है तो टायरामिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, और जब टायरामिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बॉडी में बढ़ेगा तो बीपी भी हाई हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पर पेशेंट में देखने को मिलता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्या देखने को मिलता है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो अगर कोई व्यक्ति जो माओ इनहिबिटर ले रहा है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहा है, अगर वो ऑलरेडी उसकी बॉडी में टायरामिन बढ़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति को ऐसा खाना खाने से मना करना जिसमें टायरामिन होता है, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ी हुई है। जैसे चीज़, बनाना, पिकल्स, वाइन, ये खाने से मना करेंगे क्योंकि इसमें हाई टायरामिन होता है और बॉडी में हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ सकता है। व्यक्ति को नोजिया, वॉमिटिंग, हाई बीपी, पाल्पिटेशन, इस तरीके के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चे, एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपका रोल क्या है? पेशेंट को डाइट के बारे में बताना, है ना, बीपी मॉनिटर करने के लिए बताना कि भाई अगर आपको माओ चल रही है तो आप टायरामिन रिच डाइट ना खाएं। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार, हजारों बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है बच्चे, माओ इनहिबिटर क्या करते हैं बच्चे? मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, मैंने आपको बताया डिप्रेशन की दवाई है। एक क्वेश्चन आता है डिप्रेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी हो जाती है? आंसर आता है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन की कमी की वजह से डिप्रेशन होता है, इसीलिए सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने के लिए हम डिप्रेशन की दवाई देते हैं माओ इनहिबिटर। ये सेरोटोनिन के लेवल को क्या करती है? बढ़ाती है, जिससे डिप्रेशन ठीक होता है। तो ये इसके लेवल को बढ़ाती है। इसी प्रकार SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जैसे फ्लोक्सेटिन, सर्ट्रेलिन, ये भी डिप्रेशन की दवाई है। ये भी सेरोटोनिन के लेवल को क्या करती है? बढ़ाती है। और माओ इनहिबिटर भी सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है, जिस वजह से अगर हम दोनों दवाइयों को एक साथ देंगे तो सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ सकता है, जिसे हम कहते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम। इसलिए याद रखें, ऐसी 2 दवाइयाँ जो सेरोटोनिन को दोनों के दोनों बढ़ाती है उनको साथ में नहीं देना है, और अगर दिया है तो आपको कन्फ्यूज़न, फीवर, ट्रीमर जैसे साइन के लिए ऑब्जर्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे, एंटाएसिड। याद रखना, जो एंटाएसिड होते हैं जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होते हैं बच्चे, इनमें कुछ मेटल आयंस होते हैं एंटाएसिड में, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये मेटल आयंस किसके अंदर मौजूद होते हैं? एंटाएसिड के अंदर, ठीक है। और अगर उस व्यक्ति को, जिसको आप एंटाएसिड दे रहे हो, उसको चल रही है ये दवाइयाँ टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि क्या होती है बच्चे? एंटीबायोटिक। क्या होती है? एंटीबायोटिक्स, जो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। अब अगर आप एंटाएसिड उस व्यक्ति को दोगे जिसको एंटीबायोटिक्स चल रही है, तो इसके अंदर जो मौजूद एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है, ये एंटीबायोटिक्स के साथ बाइंड कर जाती हैं
और जब ये एंटीबायोटिक्स के साथ बाइंड करती हैं तो इससे क्या होता है, इसके एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क पड़ता है और इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो अगर एंटीबायोटिक्स को एंटासिड के साथ दोगे तो एंटीबायोटिक का एब्जॉर्प्शन कम होगा, एंटीबायोटिक का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो जिस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम वो एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसीलिए दोनों ड्रग के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखो। एंटासिड और एंटीबायोटिक के बीच में देने से पहले 2 घंटे का कम से कम ब्रेक रखो। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चे, अल्कोहल। अगर किसी व्यक्ति को आप अल्कोहल दे रहे हो, उसके साथ या तो आप सिडेटिव्स दे रहे हो या मॉर्फिन दे रहे हो या एंटीहिस्टामिन दे रहे हो। इन चारों की एक खास बात है बच्चे, जो चारों हैं अल्कोहल, सिडेटिव्स, मॉर्फिन, एंटीहिस्टामिन, इन चारों की क्या खास बात है, ये सारे के सारे CNS डिप्रेसेंट है। यानी कि ये CNS को क्या करते हैं बच्चे, डिप्रेस करते हैं। इसीलिए कोई भी 2 ड्रग्स को एक साथ मत दे देना जो CNS को डिप्रेस करते हैं। तो इसका असर क्या हो जाएगा, CNS का डिप्रेशन वाला जो असर है वो ज़्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसीलिए अल्कोहल के साथ कभी भी सिडेटिव्स नहीं देंगे। अल्कोहल अगर व्यक्ति ले रहा है तो मॉर्फिन नहीं देंगे। अल्कोहल अगर व्यक्ति ले रहा है तो एंटीहिस्टामिन नहीं देंगे। कभी भी ये ड्रग साथ में नहीं देंगे क्योंकि CNS डिप्रेसेंट आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करो, क्योंकि आपको पता है अगर CNS डिप्रेसेंट हुआ तो रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। मॉर्फिन में भी कई बार देखा होगा आपने। इसीलिए एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको हेड इंजरी हुई है उसको कौन सा पेन रिलीवर नहीं देते, मॉर्फिन नहीं देते, ओपॉइड एनाल्जेसिक नहीं देते, क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी सेंटर हो सकता है वैसे ही उसका रेस्पिरेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो। अगर आप मॉर्फिन दे दोगे तो और ज़्यादा उसका CNS डिप्रेसेंट असर आएगा, और ज़्यादा उसकी रेस्पिरेशन कम होगी। इसीलिए ट्रॉमा जिसको हेड इंजरी हो रही है उसको ओपॉइड एनाल्जेसिक कभी भी नहीं देते हैं। ये सारे क्वेश्चंस रटाई एग्जाम्स में आते हैं और आप धीरे धीरे करके इन क्वेश्चंस को गो थ्रू होइए और अपने टिप्स पे इनको याद रखिए, तभी आप अगले एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे लेवो। अब ये जो ड्रग है बच्चे लेवोडोपा, इनकी क्या कहानी है। लेवोडोपा नाम की ड्रग कब दी जाती है बच्चे, पार्किंसनिज्म में। पार्किंसन डिजीज़ नाम की बीमारी में लेवोडोपा नाम की दवाई दी जाती है। क्यों, ये लेवोडोपा पहले हमारे ब्रेन में जाती है और वहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाती है डोपामिन में। क्योंकि पार्किंसन डिजीज़ में डोपामिन की कमी होती है तो हम व्यक्ति को ऐसी दवाई देते हैं जो डोपामिन का लेवल बढ़ाए, और वो दवाई कौन सी है, लेवोडोपा। ये हम देंगे, ये मरीज के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जाएगी और वहाँ जाके कन्वर्ट हो जाएगी डोपामिन में। तो ये क्या कर रही है, ये एक्चुअल में डोपामिन के लेवल को बढ़ा रही है, जिससे पार्किंसन के जो सिम्टम्स आ रहे थे वो ठीक होंगे। ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक दवाई है जिसे हम कहते हैं एंटीसाइकोटिक, हेलोपेरिडोल। ये क्या करती है बच्चे, ये स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह में दी जाती है। और हम ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है, क्योंकि उसमें डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो गया है। डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। ये एक हाइपोथेसिस है, एक थ्योरी है। इसीलिए हम उसको ऐसी दवाई देते हैं स्किज़ोफ्रेनिया वाले को जो क्या करे, डोपामिन के लेवल को कम करे। इसीलिए एंटीसाइकोटिक्स क्या करती है, डोपामिन के लेवल को कम करती है। तो मुझे बताओ, अगर एक दवाई डोपामिन को बढ़ा रही है और दूसरी डोपामिन को कम कर रही है, क्योंकि ये डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, तो आप मुझे बताओ क्या आप ऐसी 2 दवाइयाँ एक साथ दोगे, नहीं। इसीलिए लेवोडोपा जो डोपामिन को बढ़ा रही है और एंटीसाइकोटिक जो डोपामिन को कम करती है, उनको एक साथ नहीं दिया जाता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड में चले। नेक्स्ट स्लाइड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और साथ में बीटा ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर साथ में क्यों नहीं देते बच्चे, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी बीपी को कम करता है, बीटा ब्लॉकर भी बीपी को कम करता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हार्ट रेट को कम करता है, बीटा ब्लॉकर भी हार्ट रेट को कम करता है। अगर आपने ये 2 ड्रग्स, ये 2 क्लास ऑफ ड्रग्स साथ में दी तो ये बीपी जो उसका कम हो रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बीपी कम हो जाएगा, डबल असर पड़ेगा। और जो उसका हार्ट रेट कम हो रहा है वो हो सकता है वो भी ज़्यादा कम हो जाए। इसीलिए कभी भी इन 2 क्लास ऑफ ड्रग्स को साथ में नहीं देंगे, वरना सीवियर हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, बीपी कम हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को पेशेंट में मिल सकता है। इसलिए बीपी और हार्ट रेट को मॉनिटर करते रहो, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों क्लास ऑफ ड्रग्स इन्हीं पे असर करती है। डिजीनेस को ऑब्जर्व करो। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड है आयरन। आयरन से बनने वाले क्वेश्चंस देखो। आयरन सप्लीमेंट अगर आप किसी भी व्यक्ति को दे रहे हो
तो उसको साथ में दूध मत देना, क्योंकि बच्चे मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम, ये कैल्शियम इस आयरन के साथ बाइंड कर जाता है और आयरन के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता है। इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप किसी को आयरन दे रहे हो, और आयरन क्यों देते हो बच्चे, एनीमिया को ठीक करने के लिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को आप आयरन दोगे तो उसका आरबीसी बनेगा, अगर आरबीसी फॉर्मेशन होगा तो एनीमिया को ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर वो आयरन के साथ दूध भी पी रहा है तो कैल्शियम आयरन को ब्लॉक कर देगा, और जिसकी वजह से इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स एक बन जाता है और आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति आयरन के साथ क्या ले रहा है, टी, तो टी में क्या होते हैं बच्चे, एक होता है टेनिन्स और एक होता है कैफीन, ये पाए जाते हैं टी में। ये दो भी क्या करते हैं, आयरन के साथ बाइंड हो जाते हैं और आयरन के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं, उसका एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं होने देते। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति आयरन ले रहा है लेकिन वो साथ में एंटासिड ले रहा है, अब मेरी बात सुनो, अगर कभी भी आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब होना है हमारे स्टमक में तो उसको चाहिए एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम कब होता है बच्चे, जब हम खाली पेट होते हैं। इसीलिए बार बार क्वेश्चन आता है आयरन को कैसे देंगे, खाली पेट, क्योंकि एसिडिक मीडियम चाहिए होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए। लेकिन अगर आप उसको एंटासिड दे दोगे तो क्या उसका एसिडिक मीडियम चेंज हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि एंटासिड उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो मुझे बताओ क्या आयरन एब्जॉर्ब होगा, नहीं, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए एंटासिड के साथ भी कभी भी आयरन नहीं देते। आप मुझे बताइएगा, एक व्यक्ति जो आयरन ले रहा है उसका स्टूल का कलर क्या हो जाएगा, क्या आयरन कॉन्स्टिपेशन कराता है या डायरिया कराता है, आयरन को बेस्ट कौन से समय पे लेना चाहिए, आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, आयरन किस फॉर्म में बॉडी में स्टोर होता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये वन लाइनर्स हैं जो पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको फार्माकोलॉजी की सीरीज पढ़ा रहा हूं तो जब तक मैं फार्माकोलॉजी खत्म करूंगा आपको ऑन टिप्स सारी चीजें याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट, चलिए बच्चों लास्ट ड्रग की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है हमारी थियोफाइलिन। अब बच्चे थियोफाइलिन क्या होती है, थियोफाइलिन एक ऐसी ड्रग होती है जो हमारे एयरवे को क्या करती है बच्चे, रिलैक्स करती है, हमारे एयरवे को रिलैक्स करेगी। अगर ये एयरवे को रिलैक्स कर रही है तो ये कौन सी डिजीज में यूज़ करी जाएगी, अस्थमा और सीओपीडी नाम की डिजीजेज में यूज़ होती हैं, क्योंकि ब्रोंको डायलेटर होती हैं, ब्रोंकस को क्या करती हैं, डायलेट करती हैं, तो एयरवे को ईजी बनाती हैं। ठीक है, अब इस जो दवाई है इसका असर तो अस्थमा और सीओपीडी के लिए किया जाता है, लेकिन इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर द्वारा एक एंजाइम बनाए जाते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, इस थियोफाइलिन नाम की दवाई को तोड़ते हैं। लेकिन अगर आप उस मरीज को थियोफाइलिन के साथ ये दो नाम की दवाइयां भी दे रहे हो, या तो आप उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे रहे हो या एरिथ्रोमाइसिन दे रहे हो, ये दवाइयां क्या करती हैं, ये जो एंजाइम है इसको इनहिबिट कर देती हैं जो लीवर बना रही थी, और ये एंजाइम क्या कर रही थी, थियोफाइलिन को तोड़ रही थी, उसका मेटाबॉलिज्म कर रही थी। अब अगर ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी जो लीवर में से निकलता है, जो थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म करता है, तो थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, उसका हमारे शरीर में अमाउंट बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और अगर थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी होगी तो नोजिया और सीजर्स देखने को मिलता है। तो थियोफाइलिन का लेवल और सीएनएस सिम्टम्स हमको क्या करने, ऑब्जर्व करने। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन सीओपीडी से बनता है बच्चे, सीओपीडी में कौन सा मास्क यूज किया जाता है, सीओपीडी में कितना लीटर ऑक्सीजन आपको मेंटेन करके रखना है, सीओपीडी का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है, ये बात आप मुझे बताएंगे, और अस्थमा में आपको 3 कौन से मेन लक्षण हैं जो देखने को मिलते हैं, 3 मेन सिम्टम अस्थमा के। ठीक है, अब आज की जो हमारी ड्रग इंटरेक्शन की क्लास है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक है, पार्ट 1 मैंने पहले करवा दिया था, पार्ट 2 अभी मैं आपके सामने करवा चुका हूँ। इसके बाद मैं धीरे धीरे करके नेक्स्ट सीरीज़ में फार्माकोलॉजी को और ज़्यादा इजी वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। पर आप ध्यान रखिए, ये जो मैं पॉइंट्स आपको बना रहा हूँ ये कॉपी बना लीजिए फार्माकोलॉजी की और उसमें लिखते जाइए। ठीक है, कोचिंग्स में जो आपको बहुत टफ लैंग्वेज में फार्मा पढ़ाई हुई है उसको भूल जाइए। मैं आपको बताऊँगा फार्माकोलॉजी में से कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है स्मार्ट स्टडी के तौर पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो भी रिव्यूज़ इस क्लास के बारे में है वो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट वीडियो बनाते समय थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है कि आपके रिव्यूज़ अच्छे थे तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ भी बनाऊं, है ना। तो अपने रिव्यूज़ ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास कौन से टॉपिक पे चाहिए आपको वो भी बताइएगा। इनकेस कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।